हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर स्टार्टिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो DSSB TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अफेक्टिव स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं फॉर द DSSB TGT स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि 11th 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम पैटर्न की। किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। आई होप आप सबको एग्जाम पैटर्न पता होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें अगर किसकी, एग्जाम पैटर्न की, तो एज वी ऑल नो कि जो आपका एग्जाम है वो दो पार्ट में होता है, दैट इज पार्ट ए और पार्ट बी। अगर पार्ट ए की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, दैट इज जनरल नॉलेज। इज दैट क्लियर? अगर पार्ट बी की बात करें तो ये होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे नेचुरल साइंस की बात करूं मैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और साथ ही साथ इसमें आता है प्लस पेडागॉजी। ठीक है। अगर बात करी जाए पार्ट बी की, तो जो पार्ट बी होता है वो टोटल आपका कितने मार्क्स का होता है? वो होता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 90 और पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 होते हैं। तो जो 10 मार्क्स का होता है वो आपका पेडागॉजी और 90 मार्क्स का होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। थोड़ा बहुत वेरिएशंस देखने को मिलता है, बट जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, अगर मैं इन तीनों की भी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पोर्शन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री और फिर बायो का थोड़ा बहुत इक्वल प्रोपोर्शन रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन ही देखने को मिलता है। तो जो पार्ट बी है वो टोटल आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें 90 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से आएंगे और पेडागॉजी के आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें पार्ट ए की, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं अगर हिंदी में, तो हिंदी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20, इंग्लिश में भी 20, मैथ्स में भी 20, रीजनिंग में भी 20 और जीके में भी 20। अगर मार्क्स की बात की जाए तो हिंदी पोर्शन भी आपका 20 मार्क्स का होगा, इंग्लिश भी 20 मार्क्स का होगा, मैथ्स भी 20 का होगा, रीजनिंग भी 20 और जीके भी 20। और टोटल जो मार्क्स की बात करूं पार्ट ए, तो ये भी कितने मार्क्स का होगा? ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के जो आपका पेपर होगा वो टोटल 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, वो होगा आपका टोटल 200 मार्क्स का। इज दैट क्लियर? तो अगर बात की जाए पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए भी 100 है, पार्ट बी भी 100 है। अगर आपका पार्ट ए अगर आप क्वालिफाई करते हो तब आपका पार्ट बी चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उस केस में हमें पार्ट ए को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाकी जो ये पोर्शन है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके को एक साइड नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो इस एग्जाम में नहीं करना है, उसे आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका जो सेकेंड पार्ट है वो चेक होगा। तो उस केस में आपको दोनों पार्ट को इक्वली नहीं तो एटलीस्ट उसे भी उतना टाइम देना है कि आप उसे क्वालिफाई कर पाओ। और जो मेन तो है आपका सब्जेक्ट, तो आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और एज वी ऑल नो, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो वो बहुत ज्यादा कम है। तो उस केस में जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, और जब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो इट मींस कंपटीशन और टफ होगा। तो उस केस में आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इट मींस आपको कोई भी लीनियंसी नहीं दिखानी है इस एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर जॉब ओरिएंटेड एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज सिलेबस। तो सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज सिलेबस। जो सेकेंड पॉइंट है आपका वो है सिलेबस। तो आप सबने सिलेबस चेक कर लिया होगा अपना सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आपको पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और हमारे चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी है, आप जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लिया। अब प्रिपरेशन कैसे करें, अब ये बात डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो अगर मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर हुआ है आपका 2014 में, 2018 में और 2021 में। अगर 14 की बात ना करी जाए, मैं सिर्फ 18 और 21 का देखूं, तो 2018 में जो पेपर का लेवल था वो कैसा था? वो मॉडरेट था। ठीक है,
इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज्यादा 11-12 के पूछे गए थे। जो पोर्शन, जो मैक्सिमम पोर्शन था वो 11-12 से था। अगर बात करी जाए 2021 की, तो ये जो पेपर था ये कैसा था, ये इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। जो मैक्सिमम पोर्शन जो पूछा गया था वो 9 to 10th क्लास से, जो मैक्सिमम पोर्शन पूछा गया वो 9 to 10th क्लास से आपका पूछा गया। तो आई होप जो इस बार चांसेस है वो भी आपका जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है, बट फिर भी हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। कैसे करें, क्या करें, वो आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 to 10th, वैसे तो हमें 6 to 12th की एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। वैसे तो हमें 6 to 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, बट उससे पहले 6 to 10th की एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है। इसके हमें सारे चैप्टर्स रीड आउट करने हैं खुद से। तो उसके लिए आपको 6 to 10th की एनसीईआरटी रीड आउट करनी पड़ेगी। चाहे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी हुई है, चाहे आप कहीं किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करनी पड़ेगी, अपने आप से रीड आउट करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स आपको सेल्फ स्टडी करनी ही है। इट मीन्स आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब क्वेश्चन ये था कि 11-12 के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या हम 11-12 का पढ़ें। तो जैसे सपोज एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका चैप्टर है 10th क्लास का एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्लास 10। एसिड बेस एंड सॉल्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें कुछ और थ्योरीज है, जैसे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट थ्योरी थी, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी थी। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो हायर क्लासेस की है। तो आप अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आप उस टॉपिक को फिर हायर क्लासेस से पढ़ो, फिर आप 11-12 की एनसीईआरटी उठाओ। जैसे सपोज डाइजेशन, न्यूट्रिशन, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जैसे आपने यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके बाद ये प्रॉपर 11-12 में चैप्टर्स हैं, फिर आप वहां पढ़ो जाओ। लेकिन उससे पहले 6 to 10th की एनसीईआरटी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टडी कर लिया। अगर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को स्टडी किया, किसी भी, अगर आप कहीं भी किसी भी ट्यूशन कोचिंग जहां से भी पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपने सपोज करो कोचिंग में पढ़ लिया, उसके बाद एनसीईआरटी जरूर उठाओ, लाइन टू लाइन उस चैप्टर को रीड आउट कर दो, ठीक है, कि एटलीस्ट कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका मिस हुआ तो वहां क्लियर हो जाए और आपको एनसीईआरटी आपके हाथ में होगी, ठीक है। आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया लगेगा कि आपका चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर डेली आप 3 से 4 घंटे 3 से 4 घंटे एटलीस्ट आप सेल्फ स्टडी करें। ये है आफ्टर ट्यूशन कोचिंग। उसके बाद 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। एटलीस्ट 2 घंटे 2 आवर्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 2 आवर आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको वीकली कोई मॉक टेस्ट दे लो, ठीक है। वीकली कोई आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, उससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर होगी, ठीक है। हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली हमने, फिर उसके बाद हम वीकली मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। हमने 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस और वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसकी सीरीज हमारे चैनल पर भी चल रही है और हम केमिस्ट्री की क्लासेस भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर्स हमने केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस हमने, जो थ्योरी हमने क्लास में पढ़ी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। एज इट इज जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आए हुए हैं। केमिस्ट्री की हमने थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करी है, तो आप उन वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर हमने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं फॉर योर एग्जाम। इज दैट क्लियर कि अपने एग्जाम की हेल्प के लिए आप पीवाईक्यू, लेकिन आप खुद से भी सॉल्व करें। आप कोई भी वीडियो कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस को आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो आपने मोस्ट ऑफ द टीचर को कहते हुए सुना हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि उससे हमें आइडिया लगता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है,
ठीक है, क्या डिफिकल्टी लेवल है एग्जाम का, हर बार क्या लेवल बढ़ता जा रहा है, इजी है, वो हमें तभी आइडिया लगता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा टॉपिक हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक हमें और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, वो हमें तभी आइडिया लगता है, तब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, बाकी चीजें, ये सब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अच्छे से होती है। और इवन क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट्स भी होते हैं। तो ठीक है, तो मेन जो आता है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना है, तो आपको एटलीस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे तो स्टडी करना ही है, तभी आप अपना एग्जाम क्वालिफाइड कर पाओगे। 10 घंटे आपको डेली स्टडी करनी ही है, ठीक है। तो आप पहले 6 to 10 की एनसीईआरटी फॉलो करो, रीड एक एक लाइन उसे पढ़ो, फिर उठाना 11, 12। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। एटलीस्ट उतना पोर्शन पहले स्ट्रॉन्ग कर लो जहां से आपके इजी क्वेश्चन है। हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया गया है, ठीक है, सिंपल पूछ लिया कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जैसे एल्केन की 4 ऑप्शन में प्रॉपर्टीज पूछ ली थी कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। जैसे क्वेश्चन था कि एल्केन की प्रॉपर्टी 4 ऑप्शन थे कि उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। तो हमें पता था कि एल्केन की जो रिएक्ट होती है, एल्केन कैसा होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, हाई तो नहीं होती, तो वही स्टेटमेंट क्या थी, इनकरेक्ट थी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए और वो क्वेश्चंस आप तब कर पाओगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर डायरेक्ट हायर लेवल का है, इजी क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने जो मेन फोकस देना है दैट इज एनसीईआरटी। उसके अलावा कहीं मत जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, आप बहुत अच्छे नंबरों से अपना एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। तो मेन चीज जो आपको ध्यान रखना है दैट इज एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उस केस में भी गड़बड़ हो सकती है, तो आपको रिवीजन भी करना होगा। जब हम रिवाइज करते जाते हैं साथ साथ, तो हमारे दिमाग में चीजें बैठती चली जाती है। जैसे सपोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ लिया, फिर उठा लो 2-3 दिन बाद, नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को रीड आउट कर लो, फिर से चीजें याद रहेंगी, तो एग्जाम्स में नहीं भूलोगे, ठीक है। सिंपल छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स अगर बना रहे हो, तो जैसे सपोज एग्जाम्पल नोट्स बनाओ, पहली चीज तो नोट्स बनाओ अपने हाथों से, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए खुद के, तभी चीजें अच्छे से समझते हैं। जब नोट्स बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल से सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, मत लिखो पूरा, सिंपल डेंसिटी क्या होती है, कैसी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल एफओए लिख दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बना बना के नोट्स बना लो, ठीक है। फ्लो चार्ट बना बना के स्टडी कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको जब आप एग्जाम टाइम से पहले एक बार रिवाइज करोगे चीजें, तो इजीली आपको दिमाग में बैठ जाएंगी और आपका एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन करना सब आपको खुद ही है, सिर्फ टीचर्स आपको एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि आपको कैसे चीजें करनी है, बट करोगे तो खुद ही, ठीक है। खुद की मेहनत है तभी स्कोर कर पाओगे। हमारे चैनल पर क्लासेस आपकी कंटिन्यूअसली चली रही है, जैसा कि आप सब जानते भी हैं, ठीक है। फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके हम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। केमिस्ट्री की आपकी प्रॉपर थ्योरी क्लासेस चल रही है, आप वो क्लासेस कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस है, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड आउट जरूर करना, छोड़ना कुछ नहीं, उठाओगे तो आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट टीचर पर विश्वास करके चीजों को कंटिन्यू करें और एटलीस्ट 10 आवर्स तो डेली पढ़े। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ये भी पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 90 और पेडागोजी आपके 10। हम पेडागोजी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।